हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इवेंट क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं फिर से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आ गई हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 10 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। इस वीडियो में 11th से शुरू करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन। आई होप आपको पिछले क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और मैं उसके एक दोबारा वीडियो और या फिर शॉर्ट्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी वही सेम क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। Why are decomposition reaction called the opposite of the combination reaction? Decomposition reaction को हम combination reaction के opposite क्यों बोलते हैं? हमें उसकी इक्वेशन भी लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है? ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस डिसोसिएट मतलब ब्रेक्स dissociate into two or more substances, while it is just a reverse in the combination reaction in which two or more reactant combines to form a single product. देखो, इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है? जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं ना हम, तो उसमें कोई दो जो होते हैं कंपाउंड, वो मिलकर एक सिंगल कंपाउंड को बनाते हैं। ठीक है, दो एलिमेंट्स मिलकर एक सिंगल कंपाउंड को बनाते हैं। आई रिपीट, दो एलिमेंट्स मिलकर एक सिंगल कंपाउंड को बनाते हैं। ठीक है, अब हमने लिखा है कि जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं, ये तो बात थी कॉम्बिनेशन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर एक ही सिंगल एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट्स में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हो, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है CaCO3 की, जिसको डिसोसिएट करके मतलब तोड़कर क्या बन गया हमारे पास? हीट प्रोवाइड करके क्या बन गया? CaO, और दूसरा क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये तो बात थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, जिसमें सिर्फ एक सिंगल सब्सटेंस डिसोसिएट होकर सिर्फ हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट बना देता है, उसे हम डिसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है, इस वजह से कॉम्बिनेशन से उल्टा है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? दो रिएक्टेंट्स होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट निकल कर आता है। ठीक है, दो रिएक्टेंट्स को हम कंबाइन करते हैं, मतलब प्लस करते हैं। इसमें हम एक ही सिंगल रिएक्टेंट को दो प्रोडक्ट्स में निकालते हैं। ठीक है, लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? वाई आर द इक्वेशन ईच ऑफ द decomposition reaction where the energy is supplied in the form of heat, light and electricity. अब क्वेश्चन को समझो आप। उन्होंने बोला है कि हमें एक एक इक्वेशन देनी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, जिसमें एक एनर्जी की सप्लाई हो। एनर्जी कौन कौन सी फॉर्म में हो सकती है? हीट में, लाइट में या इलेक्ट्रिसिटी में। इन तीनों की हमने एग्जांपल्स देनी है। ठीक है, सबसे पहली बात, हीट की बात कर रहे हैं। हीट को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, हम तीन तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहली है थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसके अंदर हीट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इसके अंदर हीट इन्वॉल्व होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर। ये पहली एग्जांपल है इसकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की पहली टाइप है। ठीक है, जिसमें क्या दिख रहा है हमें? CaCO3, जो पीछे हमने एग्जांपल देखी थी, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को डिसोसिएट कर दिया दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में। उसे क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हीट यूज़ हो रही हो। आप एक चीज़ नोटिस करो कि हमने पीछे जो एग्जांपल करी थी अभी अभी, वो सेम एग्जांपल है, लेकिन हमने उसको यूज़ किया था एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, और इसमें हमने सेम एग्जांपल को थर्मल डिकम्पोजिशन में यूज़ किया है। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जांपल अपने दिमाग में, अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो आप कोई भी एग्जांपल यहाँ पे कोड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी एनर्जी है? लाइट। ठीक है, लाइट का मतलब फोटोइलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, जिसके अंदर लाइट इन्वॉल्व हो। इस रिएक्शन के अंदर हमें लाइट देनी पड़ेगी, लाइट एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये कंप्लीट हो पाएगी। तो इसकी एग्जांपल क्या लिख सकते हैं हम? सिल्वर क्लोराइड को देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तो हम तोड़ते हैं ना, तो इसमें भी क्या होगा? एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट्स निकलेंगे। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड से हमें क्या मिल रहा है? एक सिल्वर और एक क्लोराइड। कैसे? वो लाइट पास करने से। इज इट क्लियर? लाइट पास करने से क्या हो रहा है? हमें एक हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन मिल रही है। कौन सी? फोटोलिटिक वाली। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक नाम से ही पता चल रहा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, थ्रू आउट द रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा? वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो उसके आयंस टूटेंगे। ठीक है, आयंस में डिसोसिएट होगा। कैसे? एक निकलेगा हाइड्रोजन, एक निकलेगी ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये दो कंपाउंड्स हमारे पास, दो एलिमेंट्स हमारे पास अलग अलग निकल के आ गए। एक था
एक हमें एक ही एलिमेंट से हमें क्या मिल गए, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल गए। इज इट क्लियर? आपको तीनों रिएक्शन समझ में आ गए? नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट में और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, हम इसमें ये देखेंगे। एंड राइट द इक्वेशन ऑफ दीज रिएक्शंस। इसकी रिएक्शंस भी लिखनी है, ठीक है। यहाँ नीचे मैंने इन दोनों की रिएक्शंस भी लिख रखी हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। देखो सबसे पहले तो एक जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट एक वीकर एलिमेंट को इजीली डिस्प्लेस कर रहा हो, ठीक है। जिसमें हम ये लिखेंगे, इन दिस रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स कंपाउंड। अब जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव को। ये हमने एक रिएक्शन करी भी हुई है एफी वाली, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एफी बहुत स्ट्रॉन्गर एलिमेंट है, किससे, सीयू से। तो ये इसकी जगह पे आ जाएगा डिस्प्लेस करके और खुद क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा, यानी कि आयरन सल्फेट बन जाएगा, और सीयू साइड में रह जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये हो रही है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल भी ऐसी ही है जिसमें जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है सीयू से। वो क्या करेगा, जिंक डिस्प्लेस कर देगा सीयू को, उसकी जगह ले लेगा और बन जाएगा जिंक सल्फेट, और यहाँ पे साइड पे क्या बचेगा, Cu। इज इट क्लियर? तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स। अब यहाँ रिएक्टेंट होता है, ठीक है। इस रिएक्टेंट के अंदर ही क्या होगा, एक्सचेंज होंगे आयंस। जैसे ये Ag ने किसको रिप्लेस कर दिया, Na को, और क्या बन गया, AgCl, ठीक है। और यहाँ पे NO3 ने किसको रिप्लेस कर दिया, NO3 ने किसकी जगह ले ली, Cl की जगह ले ली, और क्या बन गया, NaNO3। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन एक्सचेंज होती हैं, एक एलिमेंट दूसरे के पास चला जाता है और जो अकेला रह जाता है वो दूसरे की जगह ले लेता है, ठीक है, डिस्प्लेस कर देता है एक दूसरे को। जैसे यहाँ पे Ag ने क्या किया, Ag ने Na की जगह ले ली और खुद बन गया AgCl। NO3 ने जगह ले ली Cl की, NO3 कहाँ, NO3 NaCl के पास चला गया, Na के पास चला गया और उसने बना लिया NaNO3। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है BaCl2 की, BaCl2 में आप देखो Ba किसकी जगह ले लिया, Ba ने किसकी जगह ले ली, Na2 की जगह ले ली और उसने बना दिया BaSO4। और Cl ने किसकी जगह ले ली, SO4 की जगह ले ली और क्या बना दिया, NaCl। इज इट क्लियर? तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है शो। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर की जब हम रिफाइनिंग करते हैं, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉपर मेटल। अब जब सिल्वर की रिकवरी हो रही है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होती है कॉपर मेटल की, ठीक है। उसकी रिएक्शन लिखनी है, जो भी रिएक्शन आएगी। सबसे पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा कि सिल्वर मेटल को जब हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो सिल्वर कॉपर नाइट्रेट बन जाता है और सिल्वर मेटल साइड में रह जाता है। ऐसे हम सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इसकी रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है, ताकि हमें सिल्वर मेटल मिल सके। ओके, तो सबसे पहले हम रिएक्शन कैसे लिखेंगे। हमारे पास कॉपर मेटल है, कॉपर का फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है Cu, और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है AgNO3। Ag मतलब सिल्वर, नाइट्रेट मतलब NO3। ओके, अब जब हम कॉपर ने डिस्प्लेस कर दिया किसको, सिल्वर मेटल को, तो उसकी जगह ले लेगा, तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। कॉपर ने नाइट्रेट के साथ कंबाइन हो गया, कॉपर नाइट्रेट के साथ कंबाइन हो गया तो क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट। तो Ag सिल्वर यानी कि Ag साइड में हमें मिल गया। इज इट क्लियर? तो ये तो था क्वेश्चन नंबर। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, एक्सप्लेन बाय द गिविंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ हमने इसे एक्सप्लेन करना है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर टू सॉल्यूशंस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ ताकि हमें इनसॉल्युबल प्रोडक्ट मिल सके, ठीक है। जैसे कि मैंने एक बात की, हमने यहाँ पे डाला एक सॉल्यूशन डाला जिसे हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट, ठीक है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट डाला यहाँ पर। उसके साथ हमने क्या डाला, BaCl होता है बेरियम क्लोराइड,
इज़ इट क्लियर? जब ये दोनों के दोनों सॉल्यूशंस हमने एक दूसरे के साथ मिला दिए तो हमें एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट मिला यहाँ पर नीचे जो मिक्स नहीं हो सकता। इनसॉल्युबल का मतलब होता है मिक्स नहीं हो सकता और एक अलग से प्रेसिपिटेट उसके बन रहे हैं, उसे हम बोलते हैं इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है इस रिएक्शन में, ध्यान से देखो। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल है ये एक। ठीक है, Na ने किसकी जगह ले ली, Ba की जगह ले ली और NaCl निकल गया। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है SO4 ने किसकी जगह ले ली, Cl की जगह ले ली और यहाँ पे बन गया BaSO4। ठीक है, तो यहाँ पे निकल गया BaSO4, बेरियम सल्फेट के यहाँ पे नीचे प्रेसिपिटेट्स बन गए और हमारे पास एक सोडियम क्लोराइड निकल गया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास BaNO3 ट्वाइस और 2Ki मतलब पोटाशियम आयोडाइड। ये हमारे पास है लेड नाइट्रेट और एक हमारे पास है आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड। तो इनको मिक्स करने से हमारे पास क्या निकलेगा, पोटाशियम नाइट्रेट के रिएक्ट किससे कर देगा, के NO3 से रिएक्ट कर लेगा, यानी कि पोटाशियम नाइट्रेट बन जाएगा। और हमारे पास लेड नाइट्रेट यानी कि इनसॉल्युबल येलो प्रेसिपिटेट निकल कर आएंगे लेड नाइट्रेट के, वो होंगे हमारे प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्लियर है? इन शॉर्ट अगर आपको याद रखना है तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर हम किसी दो कंपाउंड्स को डालते हैं, उनको मिक्स करने पर हमें एक तीसरा इनसॉल्युबल प्रोडक्ट निकल कर आता है, उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जो मिक्स नहीं हो सकता वो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, सबसे पहले तो आपको समझना होगा ऑक्सीडेशन क्या होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब है जिसके अंदर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो और लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो। ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब आप एक एक एग्जाम्पल देखो। ठीक है, दो एग्जाम्पल करेंगे दोनों की। फर्स्ट एग्जाम्पल है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसमें हुआ क्या, इसमें क्या हुआ, ध्यान से देखना। अब इसमें हुआ कि मैग्नीशियम के पास रिएक्टेंट साइड अकेला था मैग्नीशियम और इसको रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन मिली। ठीक है, प्रोडक्टेंट साइड इसके पास ऑक्सीजन का गेन हो गया। ठीक है, इसने ऑक्सीजन गेन कर ली प्रोडक्टेंट साइड में। तो ये हो गई एग्जांपल ऑक्सीडेशन की। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड की। अब यहाँ पर देखो जिंक ऑक्साइड और कॉपर को मिक्स करने पर क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड और कॉपर यहाँ पर क्या था, अकेला था, इसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, बट रिएक्टेंट साइड में तो अकेला है, प्रोडक्टेंट साइड में ऑक्सीजन इसके पास ऐड हो गई। तो ये एग्जांपल होगी हमारे पास ऑक्सीडेशन की, जिसके पास रिएक्टेंट साइड में नहीं थी ऑक्सीजन लेकिन प्रोडक्टेंट साइड में ऑक्सीजन आ गई। उसके बाद रिडक्शन क्या होती है, रिडक्शन होती है गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसी का ही उल्टा। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन में डालते हैं, हाइड्रोजन में डालेंगे तो क्या निकलेगा, हमारे पास कॉपर अकेला रह जाएगा और हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन की गेन कर लिया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गेन हो रही है किसके पास, ऑक्सीजन के पास। यहाँ पर क्या बन रही है, हाइड्रोजन का गेन हो रहा है और ये क्या एग्जांपल है रिडक्शन की। नेक्स्ट है फेरस ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की लॉस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम में जब हम डालेंगे तो एल्यूमिनियम ने रिएक्ट कर लेना है इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Fe अकेला रह जाएगा और ये एग्जांपल हो गई हमारी रिडक्शन की। इज इट क्लियर? आपको अगर याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होगा और रिडक्शन में हाइड्रोजन का गेन होगा। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन द एयर बिकम ब्लैक इन कलर, नेम द एक्स एलिमेंट एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। हमने अब क्वेश्चन को समझ लेना है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं वो, एक शाइनी ब्राउन कलर का एक्स एलिमेंट है, आपको नाम नहीं बताया, जिसको हीट करने पर एयर के अंदर हीट करने पर वो ब्लैक कलर का दिखने लग जाता है। आपको अब बताना है कि एक्स का नाम क्या है और ब्लैक कलर कंपाउंड कौन सा बनकर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए, एक शाइनी ब्राउन कलर का एक कोई सब्सटेंस है, उसको हमने हीट दी तो एयर के अंदर हीट दी है। ठीक है,
और वो ब्लैक कलर का एक कंपाउंड बनकर आ रहा है, ठीक है। तो ये सीधी एग्जांपल है, जो ब्लैक कलर बनकर आती है वो कॉपर की होती है, ठीक है। कॉपर को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो एक शाइनी ब्राउन कलर का आता है, प्रोडक्ट आता है, वो होता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इज इट क्लियर? हीट करने पर ये आती है। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल? आयरन आर्टिकल के ऊपर पेंट अप्लाई क्यों करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले है आयरन आर्टिकल इज रिएक्टिव मेटल विच रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी। अब जो ये आयरन होता है, आयरन बहुत रिएक्टिव होता है। अगर हम इसको एयर में यानी कि ऑक्सीजन में रख देंगे तो इसके ऊपर एक ऑक्साइड की एक ह्यूमिडिटी के कारण एक लेयर आ जाएगी, जो डिपॉजिट होगा वो ब्राउन कलर का डिपॉजिट होगा, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा जिससे, ठीक है। तो विच इज विद दिस रिएक्शन आयरन डिक्लेट, दिस कोरोजन रिएक्शन इज कॉल्ड रस्टिंग, ठीक है। इस क्वेश्चन में समझने वाली बात है, जब हम आयरन को एयर में रखेंगे यानी कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखेंगे, जिससे वो जिसके ऊपर एक कोटिंग ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाएगी, वो मतलब कि वो कोरोजन की एग्जांपल है, कोरोड हो जाएगा, तो वो एक रस्टिंग कहलाएगा। उस प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? बाय अप्लाइंग पेंट। Iron article can be protected by rusting by applying paint on their surface so that the iron does not come in contact with the air. अगर हम आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट अप्लाई कर देंगे, वो क्या करेगा? वो प्रिवेंट करेगा ताकि उसके ऊपर एक ये वाली लेयर ना आए, ब्राउन वाली लेयर ना आए, जिससे वो बच सके, ठीक है। रस्टिंग से हम बच सकते हैं। एंड मॉइस्चर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रस्टिंग। अगर हम ये अप्लाई नहीं करेंगे तो इसके ऊपर क्या हो जाएगी? रस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन इसकी कैसे लिखोगे आप? सबसे पहले 4Fe, नेक्स्ट XH2O। एक्स का मतलब है कितने मर्जी यहाँ पर एक्स मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, किसके? वाटर के। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं, जैसे कि सबसे पहले आयरन, फिर थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल यानी कि ह्यूमिडिटी, यहाँ पे हमने बात की थी ना, और ऑक्सीजन, इन तीनों से क्या बनेगा? एक कंपाउंड बनेगा जिसे हम रस्ट बोलेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है? F2Fe2SO2Fe2O3 आई रिपीट, 2Fe2O3 ये फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। ये है कंपाउंड फेरिक ऑक्साइड। इज इट क्लियर? Now come to the next question, question number 19th. Oil and the fat contains food item are flushed with the nitrogen. Why? ये क्वेश्चन है कि इसके अंदर बोल रहे हैं कि आपके जो चिप्स के पैकेट होते हैं, ये जैसे ये शो किया हुआ है मैंने, चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैसेस को फिल किया जाता है। वो क्यों किया जाता है, ठीक है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स, जो जितने भी ऑयल फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स हैं, उनके अंदर क्या किया जाता है? नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है। वो क्यों कर दी जाती है? When the food item containing oil or the fat are kept unused, they get oxidized, so they lose their taste and smell. क्या होता है? सबसे पहली बात, उसका टेस्ट लूज हो जाता है, मतलब टेस्ट चला जाता है, और स्मेल भी चली जाती है उसकी, और फूड खराब होना जल्दी शुरू हो जाता है, ठीक है, एंड बिकम रैंसिड। ये तो कारण है कि ये हमने कारण बता दिए कि क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज्ड होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। रेंसिडिटी की ये एग्जांपल है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। देयरफॉर टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स, they are kept in an atmosphere of nitrogen, since the nitrogen is inert gas which prevent the oxidation process. इसके अंदर नाइट्रोजन गैस क्या होती है? एक इनर्ट गैस है, ठीक है। ये प्रिवेंट करती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस से, ठीक है। जिससे क्या होगा? एक तो ये ऑक्सीडेशन नहीं होगी, और एक इनर्ट एटमॉस्फेयर इसको प्रोवाइड मिलेगा, और चीज़ क्या रहेगी? हमारी फ्रेश रहेगी। आपने देखा होगा कि जब हम पहाड़ों पर जाते हैं, हमारे पास अगर कोई चिप्स के पैकेट्स हों, तो पहाड़ों पर जितना हम जाते जाएंगे तो उसके अंदर और ज़्यादा हवा भरती जाएगी, पैकेट्स बहुत फ्लफ़ी हो जाएंगे। क्यों?
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्लेन एरियाज़ है उसके अंदर वहाँ पर नाइट्रोजन गैस कम होती है, और जैसे-जैसे हम एटमॉस्फेयर बढ़ता जाता है, नाइट्रोजन गैस बढ़ती जाती है, हम माउंटेन्स की तरफ चढ़ते जाते हैं, तो ये नाइट्रोजन गैस उसमें ज़्यादा भरनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ऊपर के एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन गैस ज़्यादा होती है। तो ये भी आपको एक मैंने एग्जांपल दे दी नाइट्रोजन गैस की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल। एक तो कोरोजन की और एक रेंसिडिटी की, ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस हमने पीछे अभी अभी पढ़े हैं। कोरोजन क्या था? जिसमें आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, ठीक है। कोरोजन का पहले लिखेंगे प्रोसेस ऑफ डिके, मतलब स्लो ईटिंग ऑफ मेटल, धीरे धीरे मेटल खाने, स्लो ईटिंग ऑफ मेटल ऑन कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद एसिड, ह्यूमिडिटी, वाटर इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन के अंदर क्या होता है? एसिड या ह्यूमिडिटी या वाटर लगना शुरू होता है, तो मेटल की ईटिंग होने लगती है, स्लोली ईटिंग अप एंड बिकम रेंसिड एंड बिकम कोरोजन। ये कोरोजन की प्रोसेस है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, एक हमने एग्जाम्पल बतानी थी ना कोरोजन की, एक तो रस्टिंग ऑफ आयरन है, पीछे पढ़ी है हमने। नेक्स्ट है टार्निशिंग, जो सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की जो कोटिंग नहीं होने लग जाती, जैसे सिल्वर पायल होती है एक, जो लड़कियां पहनती हैं, उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। नेक्स्ट है कॉपर टार्निश, कॉपर के ऊपर भी कुछ टाइम के बाद ब्लैक ब्राउनिश कलर की कोटिंग हो जाती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रेंसिडिटी की एग्जांपल क्या है? एक हमने पीछे ही पढ़ी थी चिप्स पैकेट की, ठीक है। इसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस को भर के रखते हैं ताकि वो इट एक्ट एज अ एंटीऑक्साइड्स, ठीक है, चिप्स को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। ये तो होगी एग्जांपल। आपने एक डेफिनेशन भी इसके साथ देनी है। क्या लिखोगे आप? व्हेन द ऑयल और फैटी फूड आइटम come in contact with the air for the long time, this gets oxidized, resulting in the change of and smell and the food। अब क्या होता है कि जब भी हम ऑयल और फैट फूड को एयर के अंदर छोड़ देते हैं ज़्यादा लंबे समय के लिए, तो वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उनके चेन के अंदर चेंजेस आने लगती हैं, स्मेल चेंज हो जाती है और वो जल्दी ख़राब होने लगता है, ठीक है। डू नॉट रिमेन फिट फॉर कंजप्शन, वो अच्छे से खाने लायक भी नहीं बचता। एंड द फूड आइटम इज़ कॉल्ड रेंसिड, इसको क्या बोलते हैं? हम रेंसिड बोलते हैं। इज इट क्लियर? ये हो गए 20 क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे फिनिश। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे, नए चैप्टर की, चैप्टर नंबर 2। आप, आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।